क्लास 11 के सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि बेटा हमने प्रीवियस वीडियो के बारे में जो बात की थी उसमें हमने रासायनिक संयोग के नियम के बारे में हमने वहाँ पे आपको थोड़ा सा बताया। रासायनिक संयोग के नियम के पहले हमारी बात जो हो रही थी वो पद्धतियों पे हो रही थी। मैं थोड़ा सा रिपीट किए देता हूँ। एमकेएस पद्धति, सीजीएस पद्धति और एफपीएस पद्धति। एमकेएस पद्धति में जो पाया जाने वाली प्रमुख रूप से हमारी जो लंबाई होती है उसको हम मीटर में मापते हैं। पाए जाने वाला प्रमुख रूप से द्रव्यमान होता है उसको किलोग्राम में मापते हैं। समय जो होता है उसको सेकंड में मापते हैं। सीजीएस पद्धति में लंबाई को सेंटीमीटर में मापा जाता है, द्रव्यमान को ग्राम में मापा जाता है, समय को सेकंड में मापते हैं। एफपीएस पद्धति में लंबाई को हम प्रमुख रूप से एफ और हमने क्या बताया था, फुट। क्या बताया था, फुट में मापने का कार्य करेंगे। ठीक है। और यहाँ पे प्रमुख रूप से पाए जाने वाला द्रव्यमान जो होगा उसको हम पाउंड में मापने का कार्य करेंगे। और यहाँ पे समय जो होता है उसको हम सेकंड में मापने का क्या करते हैं। सीजीएस पद्धति को हम फ्रांसीसी पद्धति के नाम से भी जानते हैं और एफपीएस पद्धति को हम ब्रिटिश पद्धति के नाम से क्या करते हैं। इन टॉपिकों के समाप्त होने के पश्चात हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आया था वो था रासायनिक संयोजन के लिए। तो मैंने आपको बताया था कि वैज्ञानिकों ने देखा कि दो या दो से अधिक पदार्थों को जब आपस में मिलाने का क्या करते हैं, कार्य करते हैं, तो उनके द्वारा प्रमुख रूप से जो पदार्थ होते हैं या अभिकारक से जो उत्पाद होता है वो बनने का क्या करता है। तो यहाँ पे मेन सबसे इम्पोर्टेंट बात इस बात पे पूछी गई कि हम कितनी मात्राओं को मिलाएं कि हमारा प्रमुख रूप से उत्पाद जो है वह इतनी मात्राएं मिलने का कार्य करें। जैसे हम एक छोटा सा उदाहरण आपके सामने अगर प्रस्तुत करें, सपोज दैट हमें मान लीजिए कि हमें प्रमुख रूप से जल के निर्माण का कार्य करेंगे, तो हम कितनी मात्रा हाइड्रोजन की मिलाएं और कितनी मात्रा ऑक्सीजन की मिलाएं ये हमें चूंकि पता अभी नहीं। लेकिन जब रासायनिक संयोग के नियमों को प्रस्तुत करने का कार्य किया गया तो इन नियमों का जो प्रदर्शित करने का मुख्य कारण था वो यही बताना था कि भाई आप सबसे पहले ये पता करें कि जो भी प्रमुख रूप से पाए जाने वाले यौगिक, जो भी प्रमुख रूप से पाए जाने वाले पदार्थ होते हैं, उन पदार्थों का निर्माण करने के लिए कितने प्रमुख रूप से अणु परमाणु आयन की हमें क्या होती है, आवश्यकता होती है, उनकी कितनी मात्रा की हमें क्या होती है, आवश्यकता होती है। इसी के संबंध में 18वीं शताब्दी में जो रसायन शास्त्री थे उन्होंने प्रमुख रूप से पाए जाने वाले अपने परिणामों के आधार पर रासायनिक संयोजन के 5 नियमों को प्रदर्शित करने का क्या किया। इनमें से सबसे पहला नियम आता है द्रव्यमान संरक्षण या द्रव्य की अविनाशिता का नियम। टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट नियम है, आपको इसको विशेष तौर पे देखने का कार्य करना है। बहुत पूछा जाता है, कई बार आपने पढ़ा भी है, द्रव्यमान संरक्षण या द्रव्य अविनाशिता का नियम। तो सन 1774 ईस्वी में वैज्ञानिक लेवोसिये ने द्रव्यमान संरक्षण के नियम को प्रदर्शित करने का या प्रस्तुत करने का कार्य किया, जिसको लैंडोल्ट नामक वैज्ञानिक ने प्रमुख रूप से क्या किया, सिद्ध करने का कार्य किया। इस नियम के अनुसार यह माना जाता है कि द्रव्य अविनाशी होता है, मतलब पदार्थ जो होता है वो अविनाशी होता है। उसको ना तो आप नष्ट कर सकते हो, ना ही आप पदार्थ को उत्पन्न करने का क्या कर सकते हो, कार्य कर सकते हो। इस नियम के आधार पर यह कहा जाता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के परिवर्तन के उपरांत जो द्रव्य होता है उसका कुल द्रव्यमान उतना ही रहता है जितना हम रासायनिक अभिक्रिया में प्रमुख रूप से अभिकारक के रूप में लेने का क्या करते हैं। सीधी सी बात, इस बात को आपको समझना है, इसको समझिए आप। द्रव्यमान संरक्षण का नियम ये कहता है कि आप जैसे मान लीजिए कि सपोज दैट आपने A+B अभिकारक के रूप में लेने का कार्य किया, आपने इनके मध्य में रासायनिक अभिक्रिया कराई, तो इस अभिक्रिया के फलस्वरूप हमें C+D की क्या होगी, प्राप्ति होगी। तो जितनी मात्रा आपने A+B की ली है, अगर मान लीजिए सपोज दैट 1 ग्राम मात्रा A की है, 1 ग्राम मात्रा प्रमुख रूप से B की है, तो सेम मात्रा जो होगी, जो बनने वाले अभिकारक से जो उत्पाद बनेंगे, सेम मात्रा प्रमुख रूप से पाई जाने वाले हमारे उत्पाद की भी प्रमुख रूप से रहने का क्या करती है, कार्य करती है। अर्थात 2 ग्राम आपने यदि अभिकारक को लेने का कार्य किया है तो प्रमुख रूप से पाया जाने वाला 2 ग्राम ही पाए जाने वाले उत्पाद के निर्माण का क्या किया जाता है, कार्य किया जाता है। अर्थात द्रव्य की अविनाशिता का नियम कहता है कि किसी भी अभिक्रिया के अंतर्गत पाए जाने वाले अभिकारक का जो द्रव्यमान है वह प्रमुख रूप से पाए जाने वाले किसके द्रव्यमान के, उत्पाद के द्रव्यमान के प्रमुख रूप से कैसे होता है, बराबर होता है। इसी नियम को हम प्रमुख रूप से पाई जाने वाली द्रव्य की अविनाशिता के नियम के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। ये तो हमारा कॉन्सेप्ट हो गया। अब चूंकि हमें इस चीज को सिद्ध करने का कार्य करना है भाई कि ये प्रमुख रूप से ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है। नियम समझ में आ गया, थ्योरी समझ में आ गई। किसने, लेवोसिये नामक वैज्ञानिक ने किस सन में 1774 में अपना एक सिद्धांत प्रस्तुत किया
इसको हम द्रव्यमान संरक्षण के नियम के नाम से जानते हैं, जिसे लैंडोल्फ नामक वैज्ञानिक ने अपने प्रयोग के द्वारा क्या किया सिद्ध किया। इस नियम के अनुसार यह माना जाता है कि द्रव्य कैसा होता है, अविनाशी होता है, अर्थात ना तो उसको नष्ट किया जा सकता है, ना उसको उत्पन्न किया जा सकता है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के अंतर्गत पाया जाने वाला द्रव्य जो होता है, जितनी मात्रा आप अभिकारक के लेने का कार्य करते हैं, उतनी ही मात्रा में प्रमुख रूप से पाए जाने वाले हमें उत्पाद की क्या होती है, प्राप्ति होती है। अर्थात अभिकारक की कुल मात्रा जो होती है वह उत्पाद के कुल द्रव्यमान के मान की प्रमुख रूप से कैसे होती है, एकदम बराबर होती है या अपरिवर्तित रहने का क्या करती है। प्रायोगिक सत्यापन समझिए, इसका प्रायोगिक सत्यापन क्या है। तो एक वैज्ञानिक था लैंडोल्फ। लैंडोल्फ ने इस नियम को प्रमुख रूप से प्रायोगिक सत्यापन के द्वारा प्रदर्शित करने का क्या किया, कार्य किया। इस प्रयोग में एक भुजा में NaCl के विलयन को और दूसरी भुजा में AgNO3 के विलयन को लेने का हम क्या करते हैं, क्रिया कराने से पहले दोनों के द्रव्यमान को हम प्रमुख रूप से क्या कर लेते हैं, ज्ञात कर लेते हैं। किन किन के, NaCl के प्रमुख रूप से द्रव्यमान को ज्ञात कर लिया और सिल्वर नाइट्रेट के द्रव्यमान को हमने ज्ञात करने का क्या किया, कार्य किया। फिर संपूर्ण उपकरण को हम बड़ी तेजी से क्या करते हैं, हिला देते हैं, शेक कर देते हैं। जब आप प्रमुख रूप से पाए जाने वाले विलयन को क्या करते हैं, हिलाते हैं, तो पाए जाने वाले सोडियम क्लोराइड और AgNO3 के मध्य में क्या होती है, क्रिया होती है, जिसके कारण हमें सफेद अवक्षेप की क्या होती है, प्राप्ति होती है, जिसके द्वारा हम ये पता करते हैं कि हमारी अभिक्रिया जो है वह प्रमुख रूप से क्या हो रही है। इस प्रकार से आपने किन किन के मध्य में क्रिया करा ली, NaCl के मध्य में और AgNO3 के मध्य में प्रमुख रूप से आपने क्रिया कराने का क्या किया, कार्य किया। अर्थात सोडियम क्लोराइड की अभिक्रिया आपने AgNO3 से कराने का क्या किया, कार्य किया। सोडियम क्लोराइड और AgNO3 यहाँ पे अभिकारक का क्या करेंगे, कार्य करेंगे, और जो सफेद अवक्षेप कारण प्रमुख रूप से विलयन प्राप्त हुआ, ये हमें क्या हुआ, उत्पाद के रूप में क्या होता है। अब यहाँ से आगे की तरफ देखते हैं, देखिए आगे आइए। देखो इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं फॉन्ट को, देखिए हमने क्या क्या किया, हमने बेटा ये काम किया, मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, देखना। हमने सर्वप्रथम प्रमुख रूप से पाए जाने वाली दो नलियों को लेने का कार्य किया। एक नली के अंतर्गत सोडियम क्लोराइड के विलयन को ले लिया, एक के अंतर्गत प्रमुख रूप से पाए जाने वाले सिल्वर नाइट्रेट के विलयन को लेने का क्या किया, कार्य किया। दोनों को अभिक्रिया कराने से पहले हमने दोनों के प्रमुख रूप से द्रव्यमान को लेने का क्या किया, कार्य किया। सोडियम क्लोराइड के विलयन का द्रव्यमान ले लिया और सिल्वर नाइट्रेट के विलयन के प्रमुख रूप से द्रव्यमान को लेने का क्या किया, कार्य किया। इसके पश्चात हमने प्रमुख रूप से दोनों को क्या किया, शेक किया। शेक करेंगे तो AgNO3 की क्रिया सिल्वर नाइट्रेट की अभिक्रिया आपने किससे करा दी, सोडियम क्लोराइड के साथ कराने का। सोडियम किसके साथ चला गया, नाइट्रेट के साथ निकल गया, सोडियम नाइट्रेट बन जाएगा और AgCl प्रमुख रूप से सिल्वर क्लोराइड की क्या होती है, प्राप्ति होती है। इस सिल्वर क्लोराइड के कारण प्रमुख रूप से हमें किसकी प्राप्ति होती है, अवक्षेप की क्या होती है, प्राप्ति होती है। अब यहाँ पे देखें, सपोज दैट मान लीजिए कि अभिकारकों में AgNO3 और NaCl का कुल द्रव्यमान जो था वह प्रमुख रूप से पाया जाने वाला कितना था, 22.85 ग्राम था। तो उत्पाद में जो प्रमुख रूप से बनने वाले प्रमुख रूप से AgCl और सोडियम नाइट्रेट हैं, इनका कुल द्रव्यमान भी प्रमुख रूप से वही होता है जो प्रमुख रूप से अभिकारक है। अर्थात इस क्रिया के द्वारा हम यह कह सकते हैं कि द्रव्य कैसा होता है, अविनाशी होता है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्य जो होता है वो समाप्त होने का कार्य नहीं करता, वह केवल करता यह है कि प्रमुख रूप से पाए जाने वाले अभिकारक से उत्पाद के निर्माण का क्या कर लिया जाता है, कार्य कर लिया जाता है। द्रव्य अविनाशी होता है, ना आप उसको नष्ट कर सकते हैं, ना उसको उत्पन्न कर सकते हैं। उसको आप किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के फल से किसी उत्पाद या अभिकारक से उत्पाद के रूप में परिवर्तित करने का कार्य कर सकते हैं। जितनी अभिकारक का द्रव्यमान होगा उतना ही द्रव्यमान प्रमुख रूप से पाए जाने वाले किसका होता है, उत्पाद का होता है। इसी नियम को हम प्रमुख रूप से द्रव्य की अविनाशिता के नियम के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। इसी प्रयोग को हम प्रमुख रूप से लैंडोल्फ की प्रयोग के नाम से भी क्या करते हैं, जानते हैं। ये जो ट्यूब आप देख रहे हैं, इस ट्यूब को हम प्रमुख रूप से लैंडोल्फ ट्यूब के नाम से क्या करेंगे, सोडियम क्लोराइड का विलयन यहाँ से जाएगा, यहाँ से सिल्वर नाइट्रेट का विलयन जाएगा, दोनों आपस में क्या करेंगे, क्रिया करेंगे और दोनों तरफ प्रमुख रूप से पाए जाने वाले सफेद अवक्षेप की क्या हो जाएगी, प्राप्ति कैसे होगी। सोडियम जो था उसने नाइट्रेट के साथ क्रिया की, तो सोडियम नाइट्रेट बन गया। क्लोराइड में प्रमुख रूप से पाए जाने वाले Ag के साथ क्रिया की तो सिल्वर क्लोराइड के निर्माण का क्या कर लिया जाएगा, तो सिल्वर क्लोराइड बना। इसी कारण सफेद अवक्षेप की क्या हो जाएगी, प्राप्ति। जब सफेद अवक्षेप के यहाँ पे क्या होगी, प्राप्ति होगी। इस सफेद अवक्षेप का जो प्रमुख रूप से उत्पाद मतलब जो उत्पाद बना है ना, उसका प्रमुख रूप से द्रव्यमान पाए जाने वाले अभिकारक के द्रव्यमान भी कैसे होगा, बराबर। इसी क्रम पर द्रव्य की अविनाशिता जानते हैं। इसको हमें बहुत अच्छे से समझ लेना है विशेष तौर पर। नेक्स्ट नियम जो स्थिर अनुपात का नियम है, पहले आप द्रव्य की अविनाशिता के नियम को बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिए।
वीडियो छोटा जरूर बनेगा लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो बनेगा, क्योंकि द्रव्य की अविनाशिता का नियम पहले में समझना बहुत ज़रूरी है। लेवोसिये ने क्या कहा, लैंडॉर्फ ने उसकी किस प्रकार पुष्टि की और किस प्रकार से अभिकारक का निर्माण जो होता है उत्पाद के निर्माण कैसे होता है। आप क्लास 10 में देखते थे रासायनिक अभिक्रिया को सॉल्व करते थे तो बैलेंस करते थे नहीं करते थे। क्यों करते थे बैलेंस? इसलिए करते थे क्योंकि अभिकारक का जितना भी प्रमुख रूप से पाए जाने वाला द्रव्यमान है वह उत्पाद के निर्माण के मान कैसे होना चाहिए, बराबर। किस नियम के आधार पर? द्रव्य की अविनाशिता के नियम के आधार पर। इसीलिए हम रासायनिक अभिक्रियाओं में अभिकारक की मात्रा और उत्पाद की मात्रा दोनों प्रमुख रूप से बराबर रखने का क्या करते हैं, कार्य करते। ये आंसर आज आपको मिल गया होगा कि हम दोनों प्रमुख रूप से बैलेंस क्यों करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि द्रव्य की अविनाशिता का नियम प्रमुख रूप से रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार करता है कि अभिकारक का द्रव्यमान उत्पाद के द्रव्यमान के मान कैसे होता है, बराबर। पाया जाने वाला द्रव्य होता कभी नष्ट नहीं होता है, वह प्रमुख रूप से पाए जाने वाला जितनी मात्रा में अभिकारक में लिया जाता है उतनी ही मात्रा में वह रासायनिक अभिक्रिया के प्रतिबंध उत्पाद क्या होता है। इसी नियम को हम द्रव्य की अविनाशिता की आई होप आप इसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, अपने पास नोटबुक में नोट कर लेंगे, क्योंकि ये चैप्टर अब धीरे धीरे खत्म होने की कगार पे आ गया है। और मैं ये आशा करूँगा कि आप घर पे रहें, सुरक्षित रहें और वीडियो को देखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, लाइक भी कर लें। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं पहुँचाऊँगा तो वहाँ पर मिश्रण अनुपात के नियम के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। थैंक यू।